बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह ये बिजनेसेस को एनर्जी और फ्यूल प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर, उसकी मोटिवेशन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप की पावर के ऊपर, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन क्या आ रहा है रिसेंटली, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है, अपॉर्चुनिटीज कैसे रिकॉग्नाइज की जाती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और पीपल एंड न्यू प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है और किस तरह ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेनिफिशियल होती है। तो इसमें जो हमारी ओपनिंग केस स्टडी है वो शू इंडस्ट्री के ऊपर है। शू इंडस्ट्री में आप लोग देखेंगे कि इसकी जो तारीख मिलती है हमें, वो आती है एस्टिमेट, कुछ लोगों ने कहा है कि जी 9000 साल पहले, और कुछ ने कहा है कि सिर्फ 3500 BC, यानी तकरीबन 5500 साल पहले के ज़माने से मिलती है। तो दिलचस्प बात ये है कि तकरीबन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब देखें, तकरीबन 80 पुश्तों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, तो ये तकरीबन उसी ज़माने तक की बैकग्राउंड बनती है नॉलेज। वरना बाज़ जो ये डार्विनिज़्म के फ़ैन हैं, उनके हिसाब से इससे भी ज़्यादा पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री है। लेकिन जुत्ते के बारे में बहरहाल जो रिसर्च प्रूवन आ रही हैं, वो चीज़ें वो तकरीबन इस ज़माने में मिलती हैं। फिर आता है कि रोमन्स ने 27 तकरीबन, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अर्सा पहले उन्होंने राइट और लेफ्ट फुटवियर में फ़र्क किया, तो उससे पहले जूता कॉमन होता है। और फिर मोर रिसेंटली ज़ाहिर है जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो फिर जाके चीज़ें और स्पीड में पेस पकड़ लिया उन्होंने। 19th सेंचुरी में सीविंग मशीन बनी, उसने मज़ीद स्पीड उसकी और तेज़ कर दी। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में और ख़ासतौर पे 21st सेंचुरी में इवन फैशन इंडस्ट्री के अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल आ गया। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यानी 10-10 हज़ार पीस पर जो है ना वो डे बना लेती थी। फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फुटवियर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बनी है और उसने 2018-19 के हिसाब से $122 मिलियन के शूज़ एक्सपोर्ट किए हैं। ठेकेदार इम्पोर्ट भी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें कैटरपिलर, बाटा, मेट्रो शूज़ फेमस हैं। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी इसमें इंटरेस्टिंग है। एक स्टाइलो ब्रांड की कि अज़हर हुसैन सिद्दीकी ने बानो चप्पल स्टोर के नाम से एक अपनी अनारकली के अंदर ने पहले तो घर पे ही जो है ना उन्होंने इनिशिएट किया था 1974 में। तो आता है कि वो दुकान उन्होंने पौने ₹200 से स्टार्ट की और अब जो है उसका सिर्फ हेड ऑफिस वो 20 कनाल लैंड के ऊपर है। तो उनका जो सबसे छोटा बेटा था, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद बिज़नेस को एक्सपैंड करने का आइडिया किया। 2003 तक इनके सिर्फ 3 स्टोर थे पाकिस्तान में और उससे 140 आउटलेट्स हो गए इनके 2020 में जाके। 50 शहरों के अंदर अब ये फैल गई। और इसी तरह मारखोर की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वकास अली ने एक यंग स्टूडेंट था और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो देखता था कि किस तरह जो है ना ये कारीगर खुद काम कर रहे होते हैं और एफर्ट कर रहे होते हैं। वो कारीगरों को मशवरे भी देता था कि आप इंटरनेट के ऊपर क्यों नहीं आ जाते, इंटरनेशनली क्यों नहीं चले जाते। लेकिन ज़ाहिर है उनमें से ज़्यादा लोग इतने लिटरेट नहीं होते, तो इसने खुद सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा बिज़नेस आइडिया करूँ जिसमें डायरेक्ट बीच में जो है होलसेल रिटेल मार्जिन कम करके डायरेक्टली जो है ना कारीगर से बनवा के और इंटरनेशनली लेवल के ऊपर किया जाए। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि इसने जो अपना एंटरप्रेन्योरियल बिज़नेस लॉन्च किया किकस्टार्टर के ऊपर, उसके अंदर इसने तकरीबन $1 लाख वो उससे रेज़ किए, 1 करोड़ रुपया। तो ये किकस्टार्टर और इंडिगोगो 2 वेबसाइट्स हैं जिन पे लोग अपने न्यू बिज़नेस आइडियाज़ पिच करते हैं और बाद लोग फिर उनको फंड करते हैं। बाद शूज़ की एडवांस पेमेंट करके और बाद लोग इन जनरल भी सिर्फ उस बिज़नेस आइडिया को फ्लोरिश होता हुआ देखना चाहते हैं। तो वकास को फोर्ब्स ने भी 30 अंडर 30 ऑफ रिटेल एंड कॉमर्स कैटेगरी 2017 में लिस्ट किया है, जो कि इन जनरल पाकिस्तान के लिए भी ऑनर की बात है। इस लिंक के ऊपर शूज़ की टाइमलाइन हिस्ट्री दी हुई है। आप में से कोई देखना चाहे कि किस तरह शूज़ कहाँ से इनिशिएट हुए और किस तरह उनकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो चैप्टर 13 एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। एंटरप्रेन्योरशिप नए पौधे लगाने की तरह है इकोनॉमी के लिए, कि जिस तरह पुराना दरख्त ऑब्सोलीट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, नए पौधों की ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योरशिप का भी यही काम है, एक इकोनॉमी के लिए, फाइनेंशियली एक मुल्क के रन होने के लिए ये लाइफ ब्लड का काम दे रही होती है उसके अंदर। ये इतनी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह कुछ चंद साल पहले कुछ ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ना कोर्सेज़ होते थे अंडर ग्रेजुएट बिज़नेस स्कूल्स के अंदर, लेकिन मोर रिसेंटली जो है ना इनका ट्रेंड हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी तरह बिज़नेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बहुत सारे जो न्यू बिज़नेसेस आ रहे हैं, फेसबुक, ओएलएक्स वगैरह वो सारे क्या हो रहे हैं कि मतलब एक एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ हैं न्यू इनोवेटिव, और इनोवेशन की ज़्यादा ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है डिजिटल एरा की वजह से भी और डिफरेंट चीज़ों की वजह से भी। तो आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल मिलेंगी इसी तरह।
इवन फीमेल्स कैटेगरी के अंदर नीलोफर मलेशिया की एक उसने जो है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट विन किया था 2010 में, लेकिन उससे 4 साल बाद उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। उससे उसके ज़हन में आइडिया आया कि क्यों ना हिजाब का भी एक बिज़नेस किया जाए। तो उसको भी फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 के अंदर टॉप में रैंक किया, उसका भी बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर एक साइट है जिसके ऊपर आपको ये डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिल जाएगी, पाकिस्तान की सेपरेटली भी मिल जाएगी और ग्लोबल भी। उसने भी एस्टिमेट किया कि तकरीबन हर 10 बंदों के मुकाबले में 7 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इसी तरह वेरियस डिफरेंट बिज़नेसेस हैं, जिसके अंदर आइडियाज़ मिलेंगी। यलन है, ई नेटवर्क का आइडिया है। अब एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? आम लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि कोई भी न्यू बिज़नेस वो एंटरप्रेन्योरशिप है। लोग कहेंगे जी फलाँ जगह पे जो है ना अकेडमी बड़ी अच्छी चल रही है, उसके साथ अकेडमी खोल लो। फलाँ जगह पे रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चल रहा है जी, उसके साथ ही रेस्टोरेंट खोल लो। ये न्यू बिज़नेस ज़रूर है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, वो इसको एंटरप्रेन्योरशिप डिफाइन नहीं करते। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये जोसेफ शम्पेटर बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट था। इस 1883 से 1950 तक इसकी लाइफ थी। तो उसने 20th सेंचुरी में कहा था, उसने एंटरप्रेन्योरशिप को लिंक किया था इनोवेशन के साथ। तो एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखता है, वो रिसोर्सेज भी कलेक्ट करेगा, मनी भी, लेकिन इससे रिस्पेक्टिव होके वो उसको एक रनेबल जो है ना बिज़नेस आइडिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर। तो कोई भी इनोवेटिव क्रिएटिव न्यू आइडिया लेके आना, वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रकर इसके लिए ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की भी एक टर्म यूज़ हुई है। ड्रकर भी एक फेमस अमेरिकन था। उसने भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस दी है और उसके ऊपर बाकायदा पूरी किताब लिखी है कि ये कितनी ज़्यादा अहम है। तो एकेडमिक डेफिनिशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, ठीक है? वो प्रोसेस है बाय व्हिच इंडिविजुअल्स परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू सोर्सेस दे कैन बी कंट्रोल। यानी आपके पास वसाइल हैं या नहीं है, आप एक आइडिया को फॉलो करते हैं, फंडिंग बाद वक़्त इवेंचुअली आ जाती है अगर आपका बिज़नेस आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अब इनोवेशन का क्या रोल है? वैसे ये चैप्टर 5 में भी गुज़र चुकी है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी न्यू आइडिया जिसको आप कोई न्यू प्रोडक्ट या बिज़नेस है, जिसके लिए लोग विलिंग होंगे पे करने के लिए, उसको इनोवेशन कहा जाता है। इनका ये मतलब है कि ये कहते हैं कि सिर्फ़ अगर आपने कुछ क्रिएटिव काम कर लिया है, कुछ इन्वेंशन कर लिया है, इन्वेंशन ज़रूरी नहीं है कि इनोवेशन हो। इन्वेंशन में और इनोवेशन में ये एक फ़र्क आता है कि इनोवेशन ये है कि आप उसको प्रॉपर्ली एक बिज़नेस आइडिया के तौर पे भी कन्वर्ट करें। तो फिर ज़ाहिर है इसमें ये शुपिटर वाली टर्म क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन फर्दर रिफाइन की है कि यानी ओल्ड ऑब्सोलीट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ये मुराद है। लेकिन क्रिएटिव है कि सोसाइटी को एक्चुअली बेनिफिट होता है उससे। तो इसके बहुत सारी हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जुमला है कि नॉट टू इनोवेट इज़ टू डाई। अगर आप नहीं इनोवेट करेंगे, तो ये ऐसे है गोया आप डेथ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो उसके अंदर डेवलप करे। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही क्रिटिकल खासा है। तो ऑल्दो इसमें बहुत डिफिकल्टीज़ होती हैं, अक्सर लोग इसी वजह से इनोवेशन से या एंटरप्रेन्योरशिप से घबराते हैं, क्योंकि जॉब के अंदर, बिज़नेस के अंदर क्या होता है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क होता है, आपको श्योरिटी नहीं होती कि आपका बिज़नेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये इसके अंदर डिफिकल्टी होती है, लेकिन जो लोग इस डिफिकल्टी से गुज़र लेते हैं इवेंचुअली उन्हें कन्वीनियंस फिर आगे जाके मिलती है। गूगल की भी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर भी लैरिट सर्गे ने जब सर्च इंजन का आइडिया शेयर किया तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, रिजेक्ट किया। लेकिन ज़ाहिर है इवेंचुअली उन्होंने लॉन्च किया, इस वक़्त वो वर्ल्ड टॉप ब्रांड्स में जा रहा है बहुत कई सालों से। नंबर 1 भी रहा है कुछ अर्सा। रिचर्ड ब्रांसन इसी तरह यूके का एक बहुत फेमस बंदा है, इसने वर्जिन ग्रुप को पूरा फाउंड किया है, जिसके अंदर हेल्थ एंड फिटनेस भी, एंटरटेनमेंट भी, लेयर, स्पेस, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ट्रैवलिंग, कई बिज़नेसेस पूरी कॉन्ग्लोमरेट है ये। उसने कई न्यू बिज़नेसेस जो है ना वो लॉन्च किए हैं उसके अंदर। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी फॉर्च्यूनेटली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो भी कर रही है, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से पाकिस्तान को हर साल कम से कम 13 लाख न्यू जॉब जो है ना वो क्रिएट करनी चाहिए। तो ये बहुत अशद ज़रूरत है, इसमें एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। इस वक़्त भी पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं 2020 स्टैट्स के हिसाब से, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। क्योंकि 6% टोटल अर्नर्स ही यूजुअली एक पॉपुलेशन के अंदर 13% होते हैं, उनमें से अगर 6% जॉबलेस हैं तो ज़ाहिर है मुल्क की हालत वो किस तरह सँभलेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप जॉब्स भी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए भी, और ज़ाहिर है कस्टमर को भी कोई ना कोई बेनिफिट पहुँचा रहे होते हैं। बजाय इसके कि आप खुद जॉब सीकर बने, उससे कहीं बेहतर है कि आप जॉब्स क्रिएट करने वाले। तो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का एडवांटेज होता है। इसी तरह ज़मीन की एग्ज़ाम्पल है, बड़ा अच्छा 2 पाकिस्तानी भाइयों ने ख़्याल 2006 में किया और लॉन्च किया। 7 साल बाद उसका फिर उर्दू वर्ज़न और मोबाइल वर्ज़न भी आ गया। तो इसमें आइडिया क्या था कि सिर्फ़ ज़मीन बजाय इसके कि डायरेक्टली एजेंट्स और डीलर्स के थ्रू की जाए, क्यों ना वेबसाइट एक बनाई जाए जिस पे लोग लैंड और प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकें, सेल कर सकें। इसी तरह प्राइस वाई का आइडिया था, ये भी 2 भाइयों ने लॉन्च किया, आदिल शफ़ी और अदनान शफ़ी ने, और इसके ने कभी ओवर 1 मिलियन व्यूज़ इसके आ चुके हैं। 2018 में इन दोनों भाइयों को भी टॉप रैंकिंग में फ़ोर्ब्स ने एंटर किया। तो यानी बड़े दिलचस्प बात बिज़नेस आइडियाज़ हैं। इवन
यूएमटी के बहुत से स्टूडेंट्स ने इस तरह के एंटरप्रेन्योरियल सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं। योफिट के नाम से एक लड़के का आइडिया था, बड़ा सिंपल था कि उसने एक ऐप लॉन्च की जिससे वो 1000 के करीब लाहौर में जिम में, तो उन सारों को उसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है कि लोग सिर्फ आवरली बेसिस पे पे करें। क्योंकि जिम एंड फिटनेस में अमूमन क्या होता है कि लोग बाज़ पूरे महीने की पेमेंट कर देते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन गए उसके बाद नहीं गए, तो लोगों को दुःख होता है कि जी हमने पैसे पहले ज़ाया किए। तो उसने कहा कि आप जितने घंटे यूज़ करेंगे सिर्फ उतने आवर्स के हिसाब से पेमेंट होगी। इसी तरह और भी सब्जी डॉट पीके ने सिर्फ सब्जी ऑनलाइन करने का बिज़नेस आइडिया यूज़ किया। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अब क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। ये बहुत सारे जो अब लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, समझ लें आपकी ये नंबर 1 चीज़ है। अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में पैशनेट नहीं हैं, वो आपको अपील नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो उसका नुकसान क्या होगा कि आप लॉन्ग रन में उसके अंदर डेवलप नहीं कर पाते, उसकी तमाम डायमेंशंस को कवर नहीं कर पाते। इसी तरह एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर एक इंसान अमूमन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता। इनिशिएटिव लेना यानी आपको खुद से स्टेप लेना कि कोई गाइड ना भी करे तो भी आप खुद से जो है ना वो पुश दें और काम करें, आगे बढ़ें। ये अमूमन जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, पीएनजी वगैरह, वो भी बाकायदा इस पे सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी है या नहीं, इसकी कोई एग्जांपल। नेक्स्ट फिर आती है परसेवरेंस, यानी कंसिस्टेंसी, कि आप अगर फेल भी हो गए, एक द बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया या फेलियर आ गया या शुरू में कस्टमर नहीं मिले, आप फिर भी कंसिस्टेंटली लगे रहें क्योंकि इवेंचुअली लॉन्ग रन में आती है, आपको बिज़नेस में प्रॉफ़िट आता होता है। थिर्डली गुड पीपल स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जो अमूमन बिज़नेसेस ज़्यादा थ्राइव नहीं कर पाते क्योंकि आपने लोगों को भी हायर करना है, कंज्यूमर्स की भी प्रॉब्लम सीखनी होती हैं। तो इमोशनल क्वोशिएंट आपका लोगों के बिहेवियर में अच्छा होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्टली इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लोकस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, डिज़ायर टू बी ओन बॉस। ये जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग अमूमन इसमें बहुत अच्छा फिर परफ़ॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, ये होगी चंद एट्रीब्यूट्स हाइली सक्सेसफुल फिर लोगों के। आप डिफरेंट ये लिंक पे भी चेक कीजिएगा, इन्होंने जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हैबिट्स लिखी हुई हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस तरीके से वो लोग लेके चलते होते हैं। फिर मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, लोगों की सर्टेन असम्पशंस हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स इस तरह के होते हैं। मसलन लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बाय बर्थ होते हैं, मेड नहीं होते। ठीक है, ये पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू, बाज़ लोग बाय बर्थ उनके अंदर एक सर्टेन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होता है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे प्रीवियसली भी आया, कि एंटरप्रेन्योरशिप एक डिसिप्लिन है और किसी भी डिसिप्लिन की तरह ये लर्न किया जा सकता है। दूसरी इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग टर्म है वो है ट्रिगरिंग इवेंट। ट्रिगरिंग इवेंट होता है समटाइम्स आपकी लाइफ में कोई एक इवेंट हो जाता है, या आप जॉब लूज़ कर देते हैं, या किसी का कोई सार्कास्टिक कमेंट होता है, कि उससे एक आम बंदा भी जिसने लाइफ में बाज़ सोचा भी नहीं होता अपने बिज़नेस का, वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो इसकी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स आपको मिलेगी ना, वो अगर आप में से किसी को पता हो लैम्बोर्गिनी की हिस्ट्री, लैम्बोर्गिनी और फेरारी का जो इंटरेक्शन हुआ था, वो बनती है कि लैम्बोर्गिनी एक्चुअली एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी। तो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, इसका जो सीईओ था वो बहुत बड़ा फैन था फेरारी का। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि फेरारी के इंजन से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो उसने जाके कंप्लेन की फेरारी के शोरूम पे कि जी आपके इसमें इंजन में ये इश्यू है, साउंड आ रही है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने आगे से कमेंट दिया, उसने कहा जी कि देखिए आप जो है ना वो ट्रैक्टर बनाने वाले, आपको क्या पता कि स्पोर्ट्स कार क्या होती है। तो प्रॉब्लम जो है ना वो इंजन में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, बल्कि ड्राइवर में है, यानी आपको कुछ नहीं पता। तो उसका ये जुमला उसको इतना इंसल्टिंग लगा कि उसने कहा कि अच्छा अब मैं फेरारी को बताऊँगा कि स्पोर्ट्स कार क्या होती है। और एक्चुअली क्या हुआ कि उससे उसने डिज़ाइन की करनी शुरू की, और इवेंचुअली क्या हुआ कि उसने लैम्बोर्गिनी को स्पोर्ट्स कार के रूप में लेके आया। और लैम्बोर्गिनी की जो ये फ्लैगशिप सीरीज़ रही है, इसने डियाब्लो ने उस ज़माने में 327 किलोमीटर पर आवर पे 1990s में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड फास्टेस्ट कार के तौर पे आई। और आज भी लैम्बोर्गिनी हमेशा टॉप 10 फास्टेस्ट कार्स में भी आ रही होती है और टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आ रही होती है। तो ये क्या हुआ कि एक ट्रिगरिंग इवेंट उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैं खुद भी कभी स्पोर्ट्स कार बनाऊँगा। तो लैम्बोर्गिनी जो स्पोर्ट्स कार दुनिया को मिली, वो एक सिर्फ़ एक सार्कास्टिक कमेंट के बदले में उस लाइन के ऊपर चला। ये आइडिया होता है कि समटाइम्स किस तरह एक ट्रिगरिंग इवेंट जो है ना आपकी लाइफ़ के अंदर आता है। इसी तरह यूरेका मोमेंट भी कहते हैं कि समटाइम बैठे-बैठे आप या कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं और आपके माइंड में अचानक जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है, आई हैव फाउंड इट, उसको यूरेका मोमेंट कहते हैं, कि सडनली आपके ज़हन में कोई बिज़नेस आइडिया या कोई चीज़ आई, तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को फिर लेके चलते हैं आगे कि जी अब ये एक बिज़नेस मेरे ज़हन में आइडिया आ गया, इसको कैसे डेवलप करें।
दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स। लोग ये समझते हैं, ये मिथ है कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। पार्शियली ट्रू है, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर सिर्फ मॉडरेट रिस्क लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेते होते। आम बंदे चूंकि मॉडरेट रिस्क से भी घबराते हैं, इसलिए उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो तो बहुत हैवी रिस्क। थर्ड मिथ क्या है जी, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरीली बाय मनी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स हैं। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स बहुत हाई एंड इंट्रोवर्ट हैं और वो सिर्फ बैक एंड कराने चाहते हैं। मेन स्ट्रीम पे अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि बैक एंड पे कौन बंदे, सिर्फ चंद लोग मशहूर हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हद से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और वो प्राइमरीली पैसे के लिए नहीं बल्कि अमूमन अपने बिजनेस आइडिया के पीछे जाते हैं। और एंटरप्रेन्योर शुड बी यंग एंड एनर्जेटिक, ये भी मिथ है। नो डाउट बहुत से यंग लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, लेकिन अक्सर लोग लेट 30s इवन 40s तक इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं कि उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए ज्यादा फीजिबल रहती है, क्योंकि उन्हें अब बिजनेस की बहुत सारे डायमेंशन का पता होता है। तो अक्सर बिजनेसेस यानी वो लेट एज में भी स्टार्ट किए जा रहे होते हैं। बाकी ये चंद एक टिप्स हैं फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते होते हैं, इनसे को किस तरह आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीजें आपको बैलेंस करनी होती हैं। तो ये इस लिंक के ऊपर चेक कर लीजिएगा, इसमें टिप्स अच्छी इंटरेस्टिंग दी हुई हैं। बाकी और बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल हैं। इलॉन मस्क बहुत फेमस है अब आजकल, वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बन गया, लेकिन इन टेस्ला का जो सीईओ भी है और स्पेसएक्स का, लेकिन इसने 12 इयर्स की एज पे अपनी फर्स्ट वीडियो गेम बना के सेल की थी। फिर इसने पेपाल के नाम से कंपनी बनाई थी 99 में, जो बाद में इसने ईबे को 180 मिलियन डॉलर में सेल की। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप बहुत यंग एज से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी में आप लोगों के लिए भी टिप है कि जितनी जल्दी लाइफ में हो सकता है, उतनी जल्दी आप कोई ना कोई जो है ना हार्ड वर्क एफर्ट करें, किसी न किसी डायमेंशन में चलना शुरू करें, तब जाके जो है ना आप अमूमन ग्रेट फीट्स अकम्प्लिश करते हैं लाइफ। लास्टली, एंटरप्रेन्योर्स लव द स्पॉटलाइट, के लोग शोहरत के लिए काम करते हैं। अगेन ये भी गलत है पॉइंट, कि वो मीडिया पे आने के लिए या उसके लिए नहीं कर रहे होते। और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है अब इसके बाद, या एंटरप्रेन्योरशिप भी इसको कहा जाता है, कि बिजनेसेस के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप तो हमने किया कि अच्छा जी इनोवेटिव न्यू चीज, उसके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि वो भी अगर मॉडरेट रिस्क लेके कोई न्यू बिजनेस आइडिया, कोई साइड की डायमेंशन निकालते हैं, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। बास कॉर्पोरेशन इसको बहुत स्ट्रांगली एनकरेज करती है, क्योंकि अगेन ये बहुत जरूरी होता है, वरना लार्ज कंपनीज लॉन्ग रन में ठीक नहीं रहती। तो बिजनेस का डिफरेंट साइज है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है। बाद लोग लेस देन 10 एम्प्लॉइज वगैरह को स्मॉल बिज़नेस कह देते हैं, लेस देन 50 को कह देते हैं, और 50 टू 250 के करीब हों, तो उनको मीडियम कह दिया जाता है। पाकिस्तान में भी इसी तरह स्मीडा बनी हुई है, जो इसी तरह स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस को एनकरेज करती है। रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्च्युनिटीज़, फिर किस तरह आपने अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी है कि आप कहाँ से बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसके लिए वेरियस डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। आपको मार्केट में भी देखना होता है कि लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और किस चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है, मार्केट में गैप कहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सुपर जायंट गेम्स की हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, कि उसने मार्केट में उसको जो नज़र आया, उसने उस हिसाब से एक अपॉर्च्युनिटी अवेल की। और इसी तरह पोजीशनिंग मैप आपको अक्सर हेल्प आउट करता है, कि आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर गैप कहाँ पे आ रहा है, वहाँ उस हिसाब से आप बाज़-औक़ात एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी लॉन्च कर ले। तो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते कैसे हैं? एक तो ट्रेंड्स को आप देख सकते हैं, पेस्ट किस रुख पे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली क्या इनोवेशन आ रही है, उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट तरीके के साथ, इकोनॉमिकली कोई चेंज आ रही है, सोशल फैक्टर कौन-सा ग्रो कर रहा है। पेस्ट से आपको बाज़-औक़ात अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती होती हैं, कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। जैसे ये जर्मनी बेस्ड डीएचएल है, बहुत फेमस इंटरनेशनल कोरियर कंपनी। इसने चाइनीज़ ईहान के साथ मिलके एरियल ऑटोमेटेड जो है ना ड्रोन डिलीवरी सर्विस लॉन्च की है 2019 में। तो एआई और रोबोट्स की यूटिलाइज़ेशन किस तरह बाज़ कॉर्पोरेशंस कर रही हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट और फेमस फॉर्म है, कि आप एक इश्यू को रिज़ॉल्व करें, तो उससे ही आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह मार्केट के अंदर कैसे, कहाँ, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे उसमें ये ओल्सन ब्रदर्स ने जो रोलर ब्लेड्स का ब्रांड लॉन्च किया, बहुत सारी कंपनी इस तरह जो नीड उनको खुद थी किसी शख्स को, उसने उसी नीड को फुलफिल करते हुए लोगों के लिए एक प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी। इसी तरह मार्केट प्लेस के अंदर इन जनरल गैप्स ढूँढना, कि लोगों को ये प्रोडक्ट तो मिल रही है इस प्राइस के अंदर, लेकिन ये नहीं मिल रही। अब लोगों को जॉब्स तो मिल रही थी, लेकिन ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो उस ज़माने में रोज़ी ने इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की। इसी तरह निंटेंडो वी ने देखा कि लोगों को वीडियो गेम्स तो मिल रही हैं, लेकिन लोगों को सॉफ्ट गेम्स जो फैमिली के साथ खेली जा सकें, ओल्ड एज के लोग भी खेल सकें, वो नहीं मिल रही। तो इस तरह उन्होंने वी कंसोल लॉन्च किया। दैट गेम कंपनी इस तरह फ्लो, फ्लावर और जर्नी गेम्स लॉन्च की, जो गेम बहुत चिल हैं कंपेयर टू जो शूटर्स और एग्रेसिव गेम्स आ रही हैं उनके मुकाबले में, ये बहुत ही ट्रैंक्विल किस्म की चिल गेम्स इन्होंने डेवलप की। तो मार्केट में एक गैप ढूँढा उन्होंने और उसको फिर फिल किया।
इसी तरह एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस, इंटेलेक्ट, सोशल नेटवर्क वो क्या है, इसकी सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है इन फ्यूचर में। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जाती है कॉरिडोर प्रिंसिपल के नाम से, कि जब आप किसी मसलन अगर आप किसी कॉरिडोर में जाएँ तो आपको राइट लेफ्ट दरवाजे नज़र आने शुरू होते हैं। तो जब आप किसी बिज़नेस के अंदर होते हैं, आपको फिर अपॉर्च्युनिटीज़ उसमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो शख्स बिज़नेस में इन ही नहीं हुआ होता, एक्सपीरियंस ही नहीं है उसका, उसको इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं नज़र आ रही होती, उसको उसकी तमाम डायमेंशन नहीं पता चलता। फिर इसके बाद एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस, ये कह लें काइंड ऑफ सिक्स सेंस होती है कि बाद लोग बिज़नेस, एक शख्स एक आम चीज़ को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी नहीं देखता, लेकिन बाद लोगों की बाय नेचर होता है कि वो उसको बिज़नेस एंगल से देख लेते हैं कि जी मेरे ख्याल में तो ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है। तो ये इंटेलिजेंस की एक डायमेंशन है, इसको भी यानी बाद लोगों में इनबिल्ट होती है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग टाई और वीक टाई रिलेशनशिप का कांसेप्ट है। स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप क्या होती है कि आपकी बाद लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कज़न के साथ, दोस्तों के साथ, और बाज़ों के साथ आपकी रिलेटिवली सलाम दुआ जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, वीक टाई रिलेशनशिप होती है। क्या ठीक है, आपका कोलीग है, बस सलाम दुआ आपकी है, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, आप अक्सर नहीं मिलते। तो दिलचस्प बात ये है कि एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ में अक्सर जो है ना वीक टाई रिलेशनशिप वालों के मशवरों से लोग चलें। उसकी वजह क्या है कि स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप आपकी यूजुअली उन्हीं लोगों के साथ बनती है जिनके साथ आप ऑलरेडी गेट अलोंग वेल कर रहे होते हैं। जबकि वीक टाइप रिलेशनशिप ज़ाहिर है उन लोगों के साथ होती है, जो जिनके साथ अमूमन आपकी नेचर बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही होती, तो वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ना आपको कोई ऐसा आइडिया दे देते हैं, बाज़ औक़ात जो आपके अपने ज़हन में या आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में ऑलरेडी नहीं आ रहा। तो वेज़ ऑफ फाइंडिंग अपॉर्च्युनिटी ये 13.1 में भी बताया है कि कुछ आपको एनवायरमेंटल ट्रेंड्स देखने होते हैं, पेस्ट में क्या जा रहा है, और कुछ आपको पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देखने होते हैं। फिर अपॉर्च्युनिटी गैप क्या आ रहा है और उससे आप न्यू बिज़नेस आइडिया देख रहे होते हैं। तो ये वेन डायग्राम में आपको कुछ अमूमन मैचिंग चीज़ें देखनी होती हैं, कि क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में भी आ रही हैं और आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी वो मैच कर रही हैं। बाकी फिर न्यू आइडियाज़ आपने जनरेट करने होते हैं, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, यानी मिल-जुल के बैठ के ये सोचना कि हाँ जी, बताएँ क्या न्यू बिज़नेस आइडिया जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और लीपफ्रॉगिंग, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो रहा हो तो इसके अंदर एक तो स्टार्ट में क्वांटिटी पे फोकस होनी चाहिए, दूसरा लीपफ्रॉगिंग स्ट्रांगली एनकरेज, यानी एक शख्स ने अगर बिज़नेस आइडिया दिया है, तो उस आइडिया के ऊपर दूसरा अगर जंप कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है, तो इसको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। ये इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि जी ये आइडिया तो मैंने दिया था। अगर इस चक्कर में लोग रहेंगे तो फिर अमूमन आइडियाज़ फ्लोरिश नहीं कर पाते। हालाँकि एक बिज़नेस आइडिया बहुत डिटेल के साथ इवेंचुअली लॉन्ग रन में डेवलप होता है। तो ये यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जब हो रहा हो, तो लीपफ्रॉगिंग का खास इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है लाइब्रेरीज़ से, इंटरनेट से भी और बहुत से रिसोर्सेज़ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और न्यू आइडियाज़ आप डेवलप कर रहे हो। बाकी पीपल एंड न्यू प्रोडक्ट्स है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह डेवलप कर रही है, डुअलिटी का एक कांसेप्ट आ रहा है कि जी ऐसा लगता है इंसान और मशीन वो ऑलमोस्ट एक यूनिट की तरह ऑपरेट कर रहे होंगे, जो आजकल बाज़ चीज़ों में होना भी शुरू हो गया है कि आप फेस डिटेक्शन और आई डिटेक्शन से जो है ना वो चीज़ें डिटेक्ट भी हो रही हैं, चल भी रही हैं उसके हिसाब से। इमेजिनेशन के करीब-करीब इंसान पहुँचता जा रहा है कि आप सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन से क्या कुछ ऑपरेट कर लेते हैं, एक रिमोट कंट्रोल से कितनी चीज़ें चल जाती हैं वगैरह-वगैरह। तो इस तरह डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें कि न्यू प्रोडक्ट्स किस हद तक इंसान के लिए ज़रूरी हैं। टेक्नोलॉजिकली एक ही एग्ज़ाम्पल है बड़ी दिलचस्प। टेक्नोलॉजिकल पीक ऑफ इनोवेशन जो है ना कह सकते हैं, वो 1970s में बल्कि 69 में प्रोटोटाइप डेवलप हुआ था। कंकॉर्ड एक एयरप्लेन था, जो कि उस ज़माने में फास्टेस्ट कमर्शियल एयरप्लेन गई थी। लेकिन इसके फेलियर की बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिनमें नंबर 1 रीज़न इसकी 30 गुना प्राइस थी, जो उस ज़माने में सस्ती तरीन ऑप्शंस अवेलेबल होती थी। प्लस ये कि ये चूँकि फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड जाता था, तो सोनिक बूम क्रिएट करता था, जिसकी वज़ह से ये सिर्फ़ बहुत लिमिटेड शहरों में चल सकता था, अदरवाइज़ बाकी शहरों में वो सोनिक बूम का ज़ाहिर इम्पैक्ट लोगों के ऊपर जाना था। आजकल सिर्फ़ म्यूज़ियम के अंदर ही खड़ा होता है। 2003 में ब्रीफली ऑपरेट हुआ था, पिछले 20 सालों से इसकी कोई भी फ्लाइट चल नहीं रही, लेकिन उस ज़माने के लिहाज़ से इट वाज़ इंटरेस्टिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसी तरह वॉल्वो एक कंपनी है स्वीडिश, उसने भी एक कांसेप्ट दिया है कि किसी तरह गाड़ी जो है ना ऐसी बनाई जाए जो घर का भी जो है ना आपको काम दे दे, एक स्मॉल ऑफिस का भी, और उस तरह था कि जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो सिर्फ़ एक गाड़ी लेके उसमें मूव भी कर सकें और उसमें घर की तरह भी रह सकें। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ़ एक कांसेप्ट है। बाकी माइनर मेजर इनोवेशन का कांसेप्ट प्रीवियसली भी गुज़र गया है, और इसमें भी यही है कि आपको देखना होता है कि को कितनी इनोवेशन, कम से कम माइनर तो आती ही रहे, और कहाँ पे कौन-सी इनोवेशन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, यानी वो हद से ज़्यादा चेंज लाए और लोगों के लाइफ़स्टाइल को कंप्लीटली अल्टर कर। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आप लोगों के लिए। ईबे एक मुसलमान ने फाउंड की थी, पियरो मिदियार ने, जो कि आम लोगों को अक्सर नहीं पता क्योंकि बहरहाल अमेरिकन ब्रांड है। इसी तरह यूट्यूब भी जो है वो को-फाउंड की थी जावेद करीम ने, 1-2 लोगों के साथ मिलके, और फर्स्ट वीडियो जो इंटरनेट के ऊपर अपलोड की वो जावेद करीम ने ही की थी अपनी। तो वो भी अगेन एक मुस्लिम ने की थी।
जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो डबल लेयर्ड ज़ीरा यूज़ करते होते थे। तो प्रोडक्ट इनोवेशन की एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है, जो हमें इतनी ओल्ड हिस्ट्री में भी मिलती है। उसके अलावा ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, जो कि अब मैसिव स्पीड में आ रही है और इंसानों के लिए उसको कोप करना जो है ना, वो डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। ये आइडियाज़ हैं डिफरेंट मल्टी फंक्शनैलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ती आ रही है। आज से चंद साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सारी सिंगल आइटम के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो मर्ज की जाएँगी। अब प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफ़ोन्स, कई गैजेट्स जो हैं वो एक आइटम के अंदर मिल रहे होते हैं। ये रीज़न्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स हैं बाय द वे, बहुत सारी होती हैं कि कंपनीज़ को हेजिंग भी करनी होती है, सेल्स भी उनकी न्यू प्रोडक्ट से ज़्यादा आ रही होती है, लाइफ साइकिल भी प्राइम प्रोडक्ट्स का डिक्लाइन हो रहा होता है। टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर कर रही होती है कि न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप की जाएँ। लोगों के बिहेवियर, लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेज़ आती हैं, समटाइम्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस रिक्वायर करती हैं, मटीरियल समटाइम कॉस्ट का डिफरेंसेस पड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी कंपनीज़ शिफ्ट करती हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स और रीज़न्स बनती हैं जिनकी वजह से न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप की जाती हैं। बाकी प्रोडक्ट और कंज्यूमर एथिक्स हैं, ऑब्वियसली उसका ध्यान रखना कंपनीज़ के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी कि हर वक़्त बहरहाल न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ रश करना वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। और इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप बहरहाल इंडिविजुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस आइडिया है और उसके एंगल से सोचना और उसको डेवलप करना। ठीक है जी, ये चैप्टर 13 की की टर्म्स हैं।